हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। 28 और 29 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होने वाली है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी परीक्षा से पहले आपके लिए टेस्ट पेपर लाऊंगा, तो उसी के तहत आज का टेस्ट पेपर 1 है और इसमें आपको मैं बता दूँ कि सिर्फ जीएस का टेस्ट मैं आपको कराऊँगा। बाकी और सेक्शंस के मैं टेस्ट नहीं कराने वाला हूँ। सिर्फ जीएस के जो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें करंट भी होगा, जीए होगा, जीएस होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो वो सारे पेपर जो है मिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस और आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर कराया जाएगा। और निश्चित मानिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही टेस्ट मिलने वाले हैं और हो सकता है कि इनमें से ही प्रश्न आपको सीधा वहाँ पर मिल जाए, तो इसलिए बड़े ध्यान से इस टेस्ट पेपर को करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 1 और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है। विकल्प देखते हैं, खाद्यान्न, गेहूं, सी है पौष्टिक अनाज मिलेट्स और डी है चावल। तो आप यहाँ पर मिलेट्स होगा इसका आंसर, क्योंकि सी पौष्टिक अनाज भी अगर आपको विकल्प में लिखा हुआ मिल जाए तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आपने रटा भी होगा तो मिलेट्स से ही रटा होगा। तो यहाँ पर आपका ये निश्चित हो गया कि पौष्टिक अनाज आए तो भी आपका सही होगा और मिलेट्स तो उस पौष्टिक अनाज यानी मोटे अनाजों को कहते ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दूसरा प्रश्न ही है। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ। हर वर्ष होता है जनवरी माह में ही। तो ये विकल्प देखते हैं, इंदौर, बी है मुंबई, सी है नई दिल्ली और डी है जयपुर। ये डी गलत टाइप हो गया है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा ए, इंदौर में हुआ है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न आपका इतिहास से संबंधित है। रचनाकारों से ऐसे प्रश्न रखे ही रहते हैं परीक्षा में, तो इसलिए आप इसको ध्यान से करिएगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कुछ भी मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं आप सुनिए उसको ध्यान से और उसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगले टेस्ट में उसी जो मैं बोल रहा हूं, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वहां से प्रश्न बना लूं और परीक्षा में भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये प्रश्न तो आया था लेकिन इसकी डिटेल पता होती तो ये प्रश्न भी सही हो जाता। तो इसलिए जो भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखते चलें। तो तबाकत अकबरी की रचनाकार कौन है। विकल्प है जियाउद्दीन बर्नी, बी है मिनहाजुद्दीन सिराज, सी है निज़ामुद्दीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा निज़ामुद्दीन। अब यहाँ पर आप देखिए कि और भी यहाँ पर आप देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी का नाम आपने सुना होगा कई बार। तो इनका नाम आता है, इनकी जो रचना है वो रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना कौन सी है, तबाकत नासिरी। तो तबाकत अकबरी और तबाकत नासिरी, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जब तबाकत अकबरी की बात आएगी तो निज़ामुद्दीन, और जब आ जाएगा तबाकत नासिरी तो वहाँ पे हो जाएंगे मिनहाजुद्दीन सिराज। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। ओणम, ये आर्ट एंड कल्चर में ये प्रश्न खूब बनते हैं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक फेवरेट टॉपिक है कि कोई नृत्य कोई त्यौहार जरूर वो पूछेगा। तो ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। विकल्प है आपके पास केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आसाम। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ओणम आपका केरल का त्यौहार है। और तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है इसको भी आप याद रखिए, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। और असम का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है जो सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो वो है बिहू। अगला देखते हैं मित्रा किस राज्य का थिंक टैंक है। MITRA मित्र जो है, विकल्प देखेंगे पहले मिजोरम, बी है महाराष्ट्र, सी है मणिपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। तो मित्र है क्या इसके बारे में जान लीजिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने 11 नवंबर 2022 को, डेट याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने 11 नवंबर 2022 को नीति आयोग की तर्ज पे, जैसे केंद्र में एक नीति आयोग है तो उसी तरीके से स्टेट में मित्रा बनाया गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मित्रा।
की स्थापना हेतु संकल्प पारित किया और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस इसके उपाध्यक्ष होंगे। 7वां प्रश्न देखते हैं, भारत में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प देख लीजिए, चंडीगढ़, बी गाजियाबाद, सी गोवा और डी मुंबई। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है गोवा में। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के देहांत के बाद उनकी याद में गोवा में एयरपोर्ट का नाम दिया गया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला देख लेते हैं, प्रश्न कौन सा है? निम्न में कहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? नहीं होता है। तो नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा परीक्षा में, क्योंकि बहुत से बच्चों के प्रश्न नहीं पे ध्यान न देने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो वाराणसी है विकल्प में, फिर नासिक है, प्रयाग है, हरिद्वार है। और आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि नासिक, प्रयाग और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन वाराणसी में नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो है रचनाएं और रचनाकार से संबंधित है और ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप जरूर लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसमें जो डिटेल बताऊं उसको लिख जरूर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प ए है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है लाइफ डिवाइन, श्री अरविंदो, सी है साधना, रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एनी बेसेंट। तो इसमें आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही लिखा गया है, लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो जी ने ही लिखा, साधना श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की ही है और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वीडी सावरकर की रचना है, विनायक दामोदर सावरकर की, ना कि एनी बेसेंट की। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला आ जाते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बन भी सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस किताब की और महात्मा गांधी की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। तो ये विकल्प देखते हैं, 1910, 1909, 1914 और 1920। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1909। 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। और एक प्रश्न का और यहाँ पे बन सकता है कि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी? तो यह पुस्तक हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? जब 1909 में समुद्री जहाज के डेक पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन वापस आ रहे थे। उस समय वो अफ्रीका में ही थे, अफ्रीका वापस आ रहे थे, तब उन्होंने लिखी थी। और ये बाद में अंग्रेजी में भी आप अनुवादित देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद होता है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि स्वराजियों के लिए किताब बाइबल की तरह हो गई थी और हर किसी के लिए पढ़ना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि देश के स्वराज को लेकर के। तो इसीलिए उनके फॉलोअर्स और बाकी और भी जो भी उस समय स्वराज के पक्ष में रहे, उन्होंने इसको एकदम बाइबल की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। तो गुजराती से इसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में और वो प्रेस अधिनियम के तहत किया गया था। उसकी डिटेल मैं आपको कभी क्लास में डिस्कस करूंगा हिस्ट्री की। तो ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। आगे देखते हैं कि किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देश के लिए इलाहाबाद के पार्क में आत्म बलिदान दिया? वो कौन सी तिथि थी? तो उस तिथि के बारे में आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वो तिथि विकल्प में देख लेते हैं, 23 मार्च 1931, 27 फरवरी 1931 और 5 मार्च 1931। इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, 27 मार्च 1931। होता ये है कि जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ये सब लोग असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, राजगुरु वगैरह, तो उसके बाद इनको छुड़वाने की योजना बनाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। और उसी की रणनीति बनाने के लिए अल्फ्रेड पार्क में गए हुए थे इलाहाबाद में। और वहीं पर जब इन्होंने देखा कि अंग्रेजी फ़ौज के माध्यम घिर गए अंग्रेजी फ़ौज के द्वारा, तो फिर उन्होंने 27 फरवरी 1931 को जब आखिरी गोली बची तो उस आखिरी गोली को अपने सिर में मार लिया, ये कहते हुए
कि मैं आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा, कैदी नहीं बनूँगा। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, एक दूसरा झटका लगा था भारत को, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। उसके पहले क्या हुआ 5 मार्च को 1931 को, ये सारे डेट और घटनाएं आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब आप परीक्षा हॉल में जाएं। 5 मार्च में पूना पैक्ट के बाद, माफ़ी चाहूँगा, 5 मार्च को जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद उनको रिहा कराया गया, गोलमेज सम्मेलन में ले जाने के लिए उनको रिहा किया गया, और इनके बीच में, महात्मा गांधी के बीच में और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। तो उसी समझौते की तारीख थी 5 मार्च 1931। उस समझौते के बाद ही महात्मा गांधी जी जाते हैं लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका विकल्प हो जाएगा बी, 27 फरवरी 1931। आगे देखते हैं, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? विकल्प है आपके पास शाह आलम, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शेरशाह। तो आखिरी मुगल सम्राट रहा भारत का बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के बाद, सैनिक विद्रोह के बाद इनको अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, और आज भी इनकी मज़ार रंगून में ही है। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? सहायक नहीं होता है। मटर, ए मटर, बी धान, सी लोबिया, डी चना। तो अब यहाँ पर देखिए, जो वही पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं जो द्विबीजपत्री हैं, दाल हैं, वही कर सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बाकी आपको जो दिख रहा है, मटर ये भी द्विबीजपत्री है, लोबिया ये भी है, चना ये भी है, लेकिन धान जो है ये नहीं है, तो धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि दिए गए वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है में पहला देख लेते हैं विकल्प लामजाओ मेघालय, बी नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सी पेरियार केरल, डी बांदीपुर कर्नाटक। तो अब इसमें आप देखिए तो बांदीपुर कर्नाटक सुमेलित है, पेरियार केरल में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, लामजाओ मेघालय में नहीं है, मणिपुर में है। इनके नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ पर आपका गलत विकल्प हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, लामजाओ मेघालय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई, 31 मई, 12 मई, 13 मई। जब इस तरीके से नज़दीक के विकल्प दे दिए जाते हैं जिसमें आपने मंथ तो रट लिया, अब एक ही मंथ के कई डेट आ गए, अगर आपने उसकी पिक्चर खींच रखी है, तो अगर 2 1 है तो हो सकता है कि विकल्प में कहीं 1 2 भी हो, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए इसको रटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाली कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे है? हरियाली कार्यक्रम, तो हरियाली कार्यक्रम के बारे में देख लीजिए, ये विकल्प देखते हैं पहले कि पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था, बी है पौधारोपण कार्यक्रम से, सी है ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, और डी है जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम से। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और अभी भी पूछ लेता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला प्रश्न है। हरियाली को देखते ही आपको हरे हरे पौधे याद आ जाएंगे और आप इसको गलत कराएंगे। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम से। और इसके बारे में और जान लीजिए कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2003 से शुरू किया गया। आज भी अगर इस प्रश्न की प्रासंगिकता बनी हुई है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह प्रश्न आपको कंफ्यूज करता है। अगला देख लेते हैं 17वां प्रश्न कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय भारत के किस नगर में है? विकल्प हमारे पास क्या है? विकल्प ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है अहमदाबाद,
डी है लखनऊ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? सही उत्तर हो जाएगा हमारा मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर ये पूछ ले तो 1957 से। आज़ादी के पहले तो खादी का प्रचलन हो ही गया था और इसके लिए एक बोर्ड भी बना दिया गया था जो भारत के गुलाम भारत के भारतवादी राष्ट्रवादी लोगों ने बनाया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसको एक ग्रामीण उद्योग और खादी को एक कमीशन के तहत रखा गया और इसके लिए बोर्ड बनाया गया। तो उसकी स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई थी। तो यहाँ पर आपके लिए मुंबई और 1957 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तिथि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि भारत में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सब आसान से ही प्रश्न थोड़े ही मिलेंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा टफ मिलेंगे। हो सकता है कि आपका दिमाग ये कहे कि लखनऊ हो सकता है, बेंगलुरु हो सकता है, नई दिल्ली, लेकिन देखते हैं विकल्प हमारे पास क्या है। बेंगलुरु, लखनऊ, नई दिल्ली, नोएडा। तो यह आपका उत्तर सही हो जाएगा नोएडा। और यूपी स्पेशल के भी लिहाज से ये प्रश्न आपका बन सकता है, तो इसलिए नोएडा आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और नोएडा के साथ यह भी जान लीजिए इसके बारे में कि यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था है जो करती क्या है, यह विशेष रूप से लघु उद्योग और लघु व्यवसाय की उद्यमिता विकास में जो भी एजेंसियां और संस्थान लगे हुए हैं उनकी गतिविधियों के समन्वय और निगरानी का कार्य करती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया इसका काम, अब ये नहीं भूलेगा। लेकिन ये भी प्रश्न उठता है कि कब से ये स्थापित हुई है, तो ये प्रश्न किया करना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए। जब आप प्रश्न करने की आदत डालोगे तो बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलती जाएगी। तो कब की गई स्थापना? तो इसकी 6 जुलाई 1983 से ये स्थापित किया गया। कहाँ? तो नोएडा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? हमारे पास विकल्प क्या है? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950। तो भारत के लोगों के द्वारा यह संविधान पूर्ण रूप से तब बना माना जाएगा जब संविधान में एक शब्द उल्लेखित है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, कण बोसान का नामकरण किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हमारे पास विकल्प क्या है? जेसी बोस, एसएन बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? हाँ, इसमें हमारा विकल्प सही होगा विकल्प बी, एसएन बोस। एसएन बोस के नाम पर कण बोसान का नामकरण किया गया। एसएन बोस हैं कौन? तो इनका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं, और है नहीं थे। और भौतिक शास्त्र में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फिजिक्स है उसमें 2 प्रकार के कण या अणु या एटम माने जाते हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं? तो बोसान और फर्मियान। तो बोसान कण का जो नामकरण है वो एसएन बोस यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा है? भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये आप प्रश्न आने की संभावना भी है क्योंकि साइंस के प्रश्न बनेंगे खूब इस बार, क्योंकि स्पेस से भी रिलेटेड है और बाकी और भी साइंस में तरक्कियां जो हुई हैं भारत के परिदृश्य में, तो आपके पास साइंस के प्रश्न खूब रहेंगे। हालांकि वो 5-5 प्रश्नों की कैटेगरी बांटी गई है, लेकिन हो सकता है कि आपको करंट के जो 10 प्रश्न आने हैं उसमें भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प हमारे पास है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर को अनुच्छेद 340(1) के तहत 18 मार्च 1953 को, याद रखिएगा ये डेट, 18 मार्च 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था जिसका अध्यक्ष बनाया गया था काका साहब कालेलकर को।
अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। विकल्प हमारे पास है गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन। तो अब देखते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। हमारा विकल्प होगा सी, केपलर। केपलर का पूरा नाम क्या था? योहानेस केपलर। ये जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद थे, जर्मनी से संबंध था इनका। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला प्रश्न है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। विकल्प देखते हैं रुड़की, बेंगलुरु, नई दिल्ली और चेन्नई। इन चारों जगहों पे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था रुड़की में। कब किया गया था ये लिख लीजिए, 1847 में। और उस समय इस कॉलेज का नाम था थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये नाम था थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की में। तो ये आपका 24वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2022-23 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो ये अध्यक्षता में विकल्प देखेंगे जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। और विकल्प हमारा सही कौन सा होगा। हमारा सही विकल्प हो जाएगा जापान। जापान के टोक्यो में 2022-23 की ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट बैठक हुई, अध्यक्षता इसके पास है। अगला प्रश्न देखते हैं सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तिथियों से भी प्रश्न खूब बने हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में। तो विकल्प हमारे पास क्या है, 25 दिसंबर, 19 नवंबर, 14 अक्टूबर और 25 सितंबर। तो हमारा सुशासन दिवस मनाया जाएगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्यों मनाना शुरू हुआ, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 2014 से मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। तो ये याद रखिएगा कब से मनाया जा रहा है, 2014 से। अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है 27वां मिताली एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत व अन्य किस देश के बीच चलाई जा रही है। विकल्प हमारे पास है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो यह हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारा मिताली एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। और भारत के, लिख लीजिए इसको, भारत के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक वीकली ट्रेन है, ये साप्ताहिक यात्री ट्रेन है। तो ये इसका संचालन हो रहा है। मिताली एक्सप्रेस के बारे में आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है 28वां की। 18 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच का विजेता कौन रहा। स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसमें आपके जो हो जाएगा विजेता अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता, किसको हराकर जीता था, तो फ्रांस को हरा करके फाइनल फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा। अगला प्रश्न है भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। आपको राजकोषीय नीति दिखेगी और चटाक से जो है आरबीआई मारोगे, जबकि गलत है। विकल्प आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सेबी। तो आरबीआई नहीं होगा, आरबीआई आपकी मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। और विकल्प आपका सही होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ना हो, अगर सिर्फ सरकार लिखा हो तो सरकार होगा, केंद्र सरकार। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न की आदित्य L1 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। एकदम सीरीज मिलती जुलती रख दी गई है आपकी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। PSLV C-45, PSLV C-52, PSLV C-54, PSLV C-57। तो हमारा आदित्य L1 जो है लॉन्च हुआ है किससे, तो PSLV C-57। जो लोग भी अगर करंट के वीडियोस मेरे नहीं देख रहे हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप करंट को जाकर के देखें। और जो इस चैनल से जुड़ा है उसके करंट के क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, निश्चित मान के चलिए कि 10 में से 9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो सिर्फ मरौवत में मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये आप निश्चित मान के चलें कि आपके करंट के क्वेश्चन पढ़ो सेंटर से जुड़ने के बाद गलत नहीं होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाइए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। वहां पर आदित्य L1, चंद्रयान 3, इन सब की पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि पब्लिक प्राइवेट फंड PPF के तहत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। 5.1%,
6.01%, 7.01%, 8.1%। तो ये सीधा फैक्ट है, इसमें आपको बस ये रटना है। तो 7.01% PPF यानी पब्लिक प्राइवेट फंड के तहत ब्याज मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां में क्या है कि भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन अप्रैल 2023 में शुरू हुआ? और ये विकल्प देख लीजिए, पणजी, बी है कोच्चि, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा? आपका उत्तर सही होगा कोलकाता। यहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का संचालन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? पूछ सकता है, आसान मत समझिए, वहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला विकल्प है अपने पास इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डी है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा विकल्प सही होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि संभावना है कि ये प्रश्न बन जाए आपसे, इसका पूर्ण रूप पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? विकल्प ए है फ्लोएम, बी है जाइलम, सी है वायु त्वचा द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि इसको मैंने ट्रिक से याद कर रखा था कि अगर जल जाएगा तो जाइलम से जाएगा और फूट जाएगा तो फ्लोएम से जाएगा। तो जल जाइलम के द्वारा जल परिवहन होता है पौधों में। अगला देखते हैं प्रश्न कौन सा है। इकोलॉजी का संबंध किससे है? विकल्प है अपने पास कोशिका संरचना से, बी है पंक्षियों से, सी है शरीर संरचना और वातावरण से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी, शरीर संरचना और वातावरण से। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास कि भारत में हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? अब ये गाय की नस्ल को आप सोचें कि पेट में क्यों पूछेगा, क्यों नहीं पूछ सकता है, क्योंकि जब आप पेट क्वालिफाई कर लेते हो तभी जा कर के आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ना पड़ता है, किसमें? लेखपाल जैसी परीक्षाओं में या उसके स्तरीय परीक्षाओं में, वीडियो में। तो वहाँ पर ग्रामीण परिवेश और उनसे संबंधित प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। तो वहाँ पर गाय भैंसों की, बकरियों की प्रजातियों से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? विकल्प है अपने पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और डी है मैसूर। थोड़ा भी स्मार्ट दिमाग अगर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी तो प्रदेश के नाम दिए और डी मैसूर स्थान का नाम है। तो मैसूर में हल्लीकर नस्ल की गाय प्राप्त होती है। तो 36वां प्रश्न हमारा हो गया। अब देखते हैं हम 37वां प्रश्न क्या है कि किस राज्य की सरकार ने मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। करंट से संबंधित प्रश्न है तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो मलखंभ सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा दे दिया है। अगला देखते हैं 38 कि शिव नडार निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक रहे हैं? शिव नडार साहब किस कंपनी के संस्थापक रहे हैं? विकल्प अपने पास क्या है? ए है सीरम इंस्टीट्यूट, बी है सन फार्मा, सी है DLF और डी है HCL। तो हमारे शिव नडार साहब किससे संबंधित रहे हैं? तो ये रहे HCL। आप बहुत से लोग लैपटॉप चलाते होंगे, उसमें देखा होगा HCL कंपनी के। और सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है? नहीं याद है तो लिख लीजिए कि साइरस पूनावाला, बहुत चर्चित हस्ती थे कोरोना काल में ये साइरस पूनावाला, किसी भी सेलिब्रिटी से भी बड़े सेलिब्रिटी बने थे। और सन फार्मा के संस्थापक कौन है? तो दिलीप सांघवी जी हैं सन फार्मा के संस्थापक। और DLF के संस्थापक कौन है? तो चौधरी राघवेंद्र सिंह। तो ये आप लिख लीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला, सन फार्मा के दिलीप सांघवी, DLF के चौधरी राघवेंद्र सिंह और HCL के शिव नडार साहब। 39 विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक हैं? ये सिख धर्म से संबंधित हैं और सिख धर्म से संबंधित होने के नाते विकल्प देख लीजिएगा कि भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और ब्रिटेन। तो भारत, बांग्लादेश अब सिख हैं। तो अगर आपने इनकी फ़ोटो देखी होगी तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये विकल्प यही सही होगा कि भारत से ही संबंधित हैं, जबकि भारत से संबंधित नहीं है। अजय बंगा साहब भारतीय मूल के अमेरिकी हैं।
तो इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो गया, सी। और भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इनका जन्म 10 नवंबर 1959 में महाराष्ट्र के खड़की में एक सिख परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं अपने पास प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारे पास विश्व 39 हो गया। अब 40 में और आप देख लीजिए कौन सा प्रश्न है। 40 है, अप्रैल 2023 में उद्योग व्यापार के प्रमुख संगठन एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? विकल्प है अजय बंगा, बी है अजय सिंह, सी है संजीव पुरी, डी है सुनील मित्तल। तो अब अजय 2 बार आ गया। तो अभी हमने पीछे प्रश्न देख लिया था कि अजय बंगा जी जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा सही अजय सिंह एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये स्पाइस जेट जो आपका एरोप्लेन है, स्पाइस जेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसके ये मुखिया हैं, इन्हीं का है स्पाइस जेट अजय सिंह का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प अपने पास क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी जेम्स प्रिंसेप और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पढ़ो सेंटर के पिछले वीडियोस देखे हैं एंशिएंट की हिस्ट्री के, स्टैटिक जी के, तो आपके लिए बहुत आसान लगा होगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पे आपके जो भी वीडियो पढ़े हैं आप उनको देखिए ज़रूर, आपकी परीक्षा में बहुत सहायक होंगे। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है अपने पास? अगला प्रश्न है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? विकल्प क्या है हमारे पास? तो लोथल से, कालीबंगा से, बनवाली से, आलमगीरपुर से। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा कालीबंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सींग वाले देवता की मूर्ति या प्रतिमा आपको सिर्फ कालीबंगा से ही नहीं मिलती है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो असुमेलित पूछा जा रहा है, ना कि सुमेलित पूछा जा रहा है। तो इस नहीं जहाँ लिखा हो असुमेलित लिखा हो तो उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है पाशुपत और ये इसको किसने प्रतिपादित किया? तो लकुलिश ने। बी है शून्यवाद, ये है गौतम बुद्ध, सी है जैन तो भद्रबाहु और डी है आजीवक गोसाल। तो अब यहाँ पर शून्यवाद आपका गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ये गौतम बुद्ध के बाद नागार्जुन हुए एक बौद्ध मतावलंबी, उन्होंने दिया था शून्यवाद का सिद्धांत। और पाशुपत जो है लकुलिश, ये बहुत बड़े संप्रदायी रहे, पाशुपत शाखा के रहे, उनसे संबंधित है। और भद्रबाहु तो जैन से संबंधित हैं और मखलीपुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित रहे। 44वां प्रश्न देखते हैं कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? राजधानी तो बता दी गई कि द्वारा समुद्र नहीं है, द्वार समुद्र होगा। और वर्तमान नाम क्या है? विकल्प है अपना सोमनाथपुर, बेलूर, श्रृंगेरी और हल्विडे। तो हल्विडे होगा इसका विकल्प का, इसका डी सही होगा। और हल्विडे है कहाँ वर्तमान? अगर राज्य पूछे तो कर्नाटक राज्य में है। अगला देख लेते हैं तेजी से। 45वां कि रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश से संबंधित है? विकल्प है जर्मनी, पोलैंड, लंदन और ऑस्ट्रेलिया। तो रूर प्रदेश आपका जर्मनी में है और यही एक कारण था विश्व युद्ध में भी इस क्षेत्र की बड़ी महत्ता थी सेकेंड वर्ल्ड वार में। और ये कोयले की खदानें यहाँ पे ज़्यादा हैं और औद्योगिक क्रांति के बाद से यहाँ पर काफ़ी उद्योग डेवलप हुए थे। तो जर्मनी होगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं प्रश्न 46वां कि वरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विकल्प ए है राजस्थान, बी है पश्चिमी बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो ये पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये छत्तीसगढ़ में है वरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, डी है इसका सही होगा।
47वां ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया? विकल्प देख लेते हैं। 26 अगस्त 2021, 13 जनवरी 2022, 1 अगस्त 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही डेट होगा 26 अगस्त 2021 और विकल्प आपका ए सही होगा। अब आप यूँ सोचें कितना पुराना, करंट क्यों पूछ रहे हैं? तो पुराना कोई करंट नहीं है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ई शासन आपका ई गवर्नेंस के तहत आने वाला प्रश्न है ये। तो ई श्रम पोर्टल, क्योंकि आपको आने वाले समय में जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित होकर जाएंगे तो आपको इन्हीं सबसे वास्ता पड़ेगा। तो 26 अगस्त 2021। अगला देख लेते हैं 48वां। नार्वेस्टर तथा काल बैसाखी क्या है? विकल्प क्या है अपने पास? पछुआ पवन, बी है चक्रवात, सी है आर्द्र हवाएं, डी है एक त्यौहार। तो ये ना पछुआ पवन है, ना चक्रवात है और त्यौहार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आर्द्र हवाएं हैं, नार्वेस्टर तथा काल बैसाखी। जब ज्योग्राफी की बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उसमें क्लास में देखेंगे इनके महत्ता के बारे में। अगला देख लेते हैं सेकंड लास्ट 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो विकल्प ए है सांसद, नहीं होगा, यहाँ पे संसद होगा। संसद, बी है राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार भूल से भी मत लगाइएगा और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल मत लगाइएगा। इसका विकल्प सही होगा राष्ट्रपति। अगला देख लेते हैं आज का आखिरी सवाल कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 17 प्रावधान करता है अस्पृश्यता के अंत का। तो ये था आज का आपका टेस्ट 1 जीएस का। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस पे आने वाले आपके करंट वीडियोस और आपके एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट पेपर्स आपको अवेलेबल होते रहें, जिसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए जो भी परीक्षार्थी हैं उनके बीच में। और अब से हो सकता है कि वीकली करंट ही आपके लिए अवेलेबल कराऊँ, क्योंकि अब ये टेस्ट भी मुझे देना है और वीकली करंट भी देना है। तो अब से वीकली करंट ही आपको दिया जाएगा, एक हफ्ते का करंट। और सही भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट हो जाने से आपको भी लास्ट में परेशानी हो सकती है याद करने में। तो वीकली करंट में एक आधे घंटे की 40 मिनट की जो भी क्लास रहेगी, तो उसमें एक हफ्ते भर की जितनी भी महत्वपूर्ण लगने वाले करंट हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। क्योंकि आज का डेली करंट इसलिए नहीं दिया, आज का क्या, ये तो वीडियो आपके लिए आएगा जब भी, तो करंट इसलिए क्योंकि जब हो सकता है कि कभी कभी न्यूज़पेपर में या फिर एक दो प्रश्न ही ऐसे हों कि जो आपके लिए हों, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए वीकली करंट ही लाया जाए। और ये कैसा है प्लान, आप कमेंट करके इसके बारे में भी सुझाव दीजिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।